आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 10th की जो विज्ञान है उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पेपर फॉर्मेट में, और ये सारे प्रश्न ऑफिशियल बोर्ड्स के द्वारा दिए गए हैं। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको इसके PDF के लिंक्स भी मिल जाएगी विद सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, और ये चैप्टर मैंने डिटेल में ऑलरेडी सोल्यूशन करा रखा है, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत, ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण है। कह रहे हैं किसी अवतल दर्पण, ठीक है, यहाँ पर हमारा फोकस है, और कह रहे हैं किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण, यहाँ पर आपतित हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष पर कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है? तो ये यहाँ से वापस जाती है, ठीक है, फोकस से होते हुए जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो पहला वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो ना, बाकी मैंने पूरी विज्ञान पढ़ा रखी है, जब आप पूरा पढ़ोगे तभी आपको सारे क्वेश्चन आएंगे, अन्यथा नहीं। अगला प्रश्न है, एक लेंस वस्तु की स्थिति विशेष के लिए आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो लेंस कैसा होगा? तो अगर लेंस हमारा उत्तल लेंस होगा ना, तभी जाके ये चीज हो पाती है। उत्तल लेंस क्या करता है? आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो ये इसकी प्रकृति होती है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कौन करता है? जो हमारी आंखें होती है उसके जो परिवर्तन करता है वो करता है पक्षाभी मांसपेशियां, सिलिलरी मसल्स करते हैं, ठीक है। परिवर्तन कौन करते हैं? सिलिलरी मसल्स, पक्षाभी मांसपेशियां। अगला प्रश्न है, स्वच्छ आकाश के लिए नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना कौन सी है? तो वो है दोस्तों प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण ही हमें आकाश का रंग क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, 1 नंबर में है लेकिन ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है। हमसे क्या बोल रहा है? हमारे पास एक बल्ब है, 400 वाट, यानी कि जो बल्ब की शक्ति है P बराबर, वो 440 वाट है, और 220 वोल्ट, यानी कि V जो दे रखा है वो है 220 वोल्ट। इस पर लगे प्रतिरोध R की हमें क्या करनी है? गणना करनी है, ठीक है। तो देखो V और P दे रखा है, आपको R निकालना है, ठीक है। आप जानते हैं V बराबर क्या होता है? IR। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा, हमें V दे रखा है, क्या हमें I दे रखा है? नहीं दे रखा है। तो I का सूत्र क्या होता है? अगर आपको I निकालना है तो आप एक सूत्र जानते होंगे, I, P और V में क्या होता है? आप जानते हैं कि P बराबर जो होता है वो होता है V/I। तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा? V गुणे में धर के भट्टी में लग जाएगा, P/V। P का मान कितना है? 440। V का मान क्या है? 220, 22 दूनी। तो I का मान क्या आ गया? 2 एम्पियर। अब यहाँ पर रख दो, R का V का मान कितना? 220, और I का मान अभी हमने निकाला है 2। काटोगे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 0। तो जो R का मान होगा वो होगा 110 ओम। कितना होगा दोस्तों? 110 ओम। क्या ऑप्शन में 110 ओम दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बन गया आपका आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत चिन्ह ए में दिए हैं और उसका मिलान आपको बी से करना है, ठीक है। उसका मिलान आपको बी से करना है। देखो आपको पता है ये क्या है? ये होता है प्रतिवर्ती प्रतिरोध। तो फर्स्ट का थर्ड हो गया। फिर ये क्या है? ये आपका अमीटर है, अमीटर का चिन्ह। तो सेकंड का फोर्थ हो गया। फिर ये क्या है? ये है आपका सेल का चिन्ह होता है, ये हो गया विद्युत सेल। और ये क्या होगा? तार क्रॉसिंग। ये इधर देखो, तार को क्रॉस करके आ रहा है, यानी कि फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, थर्ड का सेकंड एंड फोर्थ का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर पहला वाला ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने पूरी NCERT विज्ञान पूरी पढ़ा रखी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, जिसके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। हम जाके देख सकते हैं।
अगला प्रश्न है, किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव कहाँ ठहरती है? ये आपको बताना है। कहाँ ठहरती है? उत्तर दक्षिण दिशा में जाके ये क्या ठहरती है? हमेशा नॉर्थ साउथ पोल में जाके क्या होती है? रुकती है। अब आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है? ठीक है, कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है। तो ये आपको बताया, टेम्परेचर जो जनरली क्या होता है 17 से 18 डिग्री सेल्सियस होती है। हमसे ये बोल रहे कि कौन नहीं होती, यानी कि कौन सी द्रव अवस्था में होती है। तो जो मरकरी होता है रूम टेम्परेचर, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ठोस अवस्था में ये नहीं होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से क्या मिलता है? देखो, जब अम्ल और क्षार मिलते हैं ना, तो क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया भी, द्विविस्थापन बोल रहा हूँ, और क्या बोलते हैं? उभयन अभिक्रिया कहते हैं, उभयनिष्ठ। ठीक है, ये हो जाएगा। तो क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं इसे। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित अभिक्रिया कैसी है? इधर क्या है हमारे पास? एक अवयव है और ये ऊष्मा देने पर टूट के दो अवयव बन चुके हैं। तो ये ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। ऊष्मा देने पर अपघटन हो रहा है, एक चीज टुकड़ों में बट जा रही है ना, तो अपघटित हो रहा है। तो ये कैसी अभिक्रिया? विस्थापन, द्विविस्थापन, अपघटन या संयोजन? तो आप लिखोगे अपघटन। ठीक है, कैसी अपघटन है ये? ऊष्मा देने पर अपघटन हो रहा है, तो ये ऊष्मीय अपघटन है। ठीक है, सिंपल से एग्जाम्पल है, याद कर लेना। श्रृंखलन, कैटेनेशन का गुण कहाँ पाया जाता है? तो जो हमारा कार्बन परमाणु होता है, ठीक है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो इसी गुण के कारण ये इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, कैटेनेशन का गुण पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित में एल्काइन क्या है? देखो, सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? एन होता है। डबल बॉन्ड में क्या होता है? ईन होता है। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगता है? आइन लगता है। तो ये क्या है? एल्काइन। मतलब जहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा वो आपका आइन ग्रुप होगा। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधन एवं औषधि के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है ईंधन और औषधि दोनों के रूप में। अब आते हैं 14वें नंबर पर, गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है, वो क्या है? वो है आपका वृक्काणु, जिसे हम अंग्रेजी में नेफ्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी? जाई का मतलब जल, जा से जल, जा से जाइलम, ट्रिक। तो पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? जल के परिवहन के लिए। किसके लिए उत्तरदायी होता है? जल के परिवहन के लिए। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता किसकी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, क्लोरोफिल की भी होती है, सूर्य के प्रकाश की भी होती है। तो आंसर आ जाएगा इनमें से सभी की। इनमें से सभी की आवश्यकता में होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मेंडल ने अपना प्रयोग किया था? वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए, मटर के उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए, या गेहूं के उत्पादन के लिए? तो वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर नाइट्रिक अम्ल? तो आपका आंसर होगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करती है? ये बताना है। देखो, घास को गेहूं खाता है क्या? और गेहूं आम खाता है? गलत। घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव खाता है, तो ये सही है। बकरी को गाय खाती है? गलत। घास को मछली खाती है? गलत। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश की अपवर्तन की घटना को हमें समझाना है। तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना क्या होती है? प्रकाश एक माध्यम से आ रहा है, ठीक है,
यहाँ से टकरा रहा है, ठीक है। प्रकाश की जो अपवर्तित किरण है अपने माध्यम से टकराने के बाद वो दूसरे माध्यम में क्या हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। और ये चित्र बना देना, आपको आपके 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। फिर हमसे बोल रहे हैं नेत्र की दीर्घ दृष्टि दोष तथा इसके संशोधन पर टिप्पणी लिखिए। तो ये क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, वह दोष, दीर्घ का मतलब दूरदृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, नाम का उल्टा है। इसमें यह एक ऐसा दोष होता है जिसमें दूर की वस्तु तो हमें स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो ऐसे दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। इसके निवारण के लिए क्या किया जाता है, हमें उत्तल लेंस का चश्मा पहनना होता है उपयुक्त फोकस दूरी का, और जब हम पहनते हैं तो हम इस दोष को दूर कर सकते हैं। ये दोष क्यों होता है, देखो जब नेत्र की जो वक्रता होती है, त्रिज्या, वो कम हो जाती है और इससे क्या होता है, उसकी जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाती है, तब ये दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लिख देनी है और हो सके तो चित्र बना देना है। ये सारे चैप्टर मैंने डिजिटल बोर्ड पर एनिमेशन की सहायता से पढ़ा रखे हैं, सिखा रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपसे क्या बोल रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए। तो दर्पण होगा ना, तो दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, या भली बात ही जानते हैं। फिर आपको उत्तल दर्पण के कोई 2 उपयोग बता देने। उत्तल दर्पण के 2 उपयोग क्या है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये नहीं पता है तो ये चैप्टर नंबर नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर 10वें का प्रश्न है, जिसको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, सिखा रखा है। हम जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं, ठीक है। एक बार ज़रूर खोल के देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा इस चैप्टर में। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपसे न्यूमेरिकल है, इसको मैं करवा दूंगा। हालांकि इस टॉपिक पे, इन न्यूमेरिकल्स पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, जिसके लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की जो लंबाई है उसे हम h से दर्शाते हैं। वस्तु की लंबाई हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस, फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। तो एफ हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर। मुख्य अक्ष के लंबवत रखिए लेंस से वस्तु की दूरी। तो लेंस से वस्तु की दूरी को हम यू से दर्शाते हैं, वो हम यू का मान हमेशा माइनस में होता है, 30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि वी का मान निकालना है और प्रकृति हमें बतानी है, ठीक है। हमें क्या बतानी है, प्रकृति बतानी है। तो देखो सबसे पहले आप जानते हैं, क्योंकि ये क्या है, लेंस है, तो आप यहाँ लिखोगे लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक। f का मान हमें दे रखा है 20, v का मान हमें मालूम नहीं, और u का मान हमारे पास -30। कहीं पे भी डाउट हो तो प्रश्न को दोबारा देखें। नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, 1/30। ये प्लस का 1/30 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 1/30, इधर बचा 1/20। लॉस ऑफ 20 और 30 का लॉस ऑफ कितना हो जाएगा, 60। लॉस ऑफ मतलब ऐसी छोटी संख्या जिसमें दोनों का भागा चला जाए। 20 3 60, 3 बार गया, 3 को ऊपर से गुणा कर देना है, 3 1 कम 3, 30 दूनी 60, 2 बार गया, 2 1 कम 2। तो 1/60 बराबर 1/v आ गया, 3 से गुणा कर दो, v 1 कम v, और ये आ गया 60 1 कम 60। पॉजिटिव में है, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, लेंस के पीछे बनेगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः प्रतिबिंब, हालांकि ये क्वेश्चन ना बड़े नंबर में आता है, लेकिन इस साल 2 नंबर में दिया गया था। अतः प्रतिबिंब, लेकिन आता जरूर है, हर साल आएगा ही आएगा, ये गारंटी है। अतः प्रतिबिंब लेंस के पीछे, लेंस के पीछे 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ठीक है। प्रकृति निकालनी है तो आपको क्या बताना है, आवर्धन बताना है, ठीक है। तो आवर्धन क्या हो जाता है,
आप जानते हैं एम बराबर क्या होता है, बी बट्टा यू। लेंस के लिए एम बराबर क्या होता है, बी बट्टा यू। और एम बराबर ये भी होता है एच डैश अपॉन एच। एच डैश क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो ये दोनों चीज आपस में बराबर है, ये भी एम है और ये भी एम है। तो बी बट्टा यू किसके बराबर हो जाता है, एच बट्टे एच के बराबर। वी का मान कितना आया है 60, और यू का मान हमारे पास है -30। एच डैश हमें निकालना होता है, और एच का मान हमारे पास प्रश्न में दे रखा है 2। ठीक है, तो देखो काटोगे 2 बार जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 दूनी 4। तो एच डैश क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। हालांकि नेगेटिव है, नेगेटिव हमें ये बताता है कि उल्टा होगा, पॉजिटिव हमें ये बताता है कि सीधा बनेगा। और देखो एच का मान क्या है, बड़ा है एच डैश का मान, यानी कि जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु की ऊंचाई से भी बड़ा होगा। सपोज करो ये मेरे पेन है ना, इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो परछाई होगी, प्रतिबिंब होगी, उसकी जो लंबाई होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी, बड़ी होगी वस्तु से। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रकृति में हमें लिखना है प्रतिबिंब, माइनस में आया ना, तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब उल्टा तथा यहाँ पर कितना 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का होगा। ठीक है, ये आप लिख दोगे। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। मैं आपसे बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में जो मैंने वीडियो लिंक्स दे रखी हैं उनको ज़रूर खोल के देख लेना। ठीक है, प्लीज़, अगर आप सच में अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपको उन वीडियोज़ में मिल जाएंगे, सारा कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये जो चैप्टर नंबर 12 है नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर, उस पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो आपने अगर वो चैप्टर पढ़ रखा है तो ज़रूर जाके देखें, वहाँ मिल जाएगा, ये मैंने उस पर वीडियो बना रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक तथा धारावाहिक परिनालिका में क्या अंतर है। ये भी उसी चैप्टर का ही क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखिए। ठीक है, सीधे धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। तो ये चैप्टर नंबर जो 13 है नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर, उस पर आधारित प्रश्न है, मैंने करा रखा है। जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट वीडियोस बना रखे हैं ना, सारा कुछ पढ़ा रखा है, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो अभी मैं सिर्फ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, और जो भी न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करवा दे रहा हूँ। आप ये देख रहे होंगे, क्वेश्चन इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये जो पेपर है वो मैं अभी बता दे रहा हूँ इनिशियल स्टेज में, और अभी आई थिंक आपने वो सब चैप्टर पढ़े भी नहीं होंगे। जब आप पढ़ लोगे मेरे वीडियो से देख के, तो जाके आप देख के सीख भी लोगे। ठीक है, क्योंकि चैप्टर वाइज वीडियो मैंने बना रखे हैं, और उसी के संदर्भ में चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बना रखे हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेंगे ज़रूर, ये मेरा दावा है। न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं, बहुत आसान है। कह रहे दिए गए परिपथ में ए एवं बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की भी हमें गणना करनी है। लास्ट में 2 चीज़ें हमें निकालनी है। ठीक है, और मैंने जो बोला था वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आए हैं। सबसे पहले जब आप देखोगे ये जो प्रतिरोध है, इसको मैंने नाम दे दिया R1, R2, R3, R4, R5। 5 प्रतिरोध है ना, इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है R1 और R2। चूंकि R1 व R2 कैसे हैं, ये समांतर क्रम में है। तो इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध 1/R' क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। R1 है 4, R2 भी है 4, लॉसअप आ जाएगा 4। जब नीचे समान होता है ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है। 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, इधर है 1/R', तिरछी गुणा करोगे R' 1 कम R', 2 1 कम 2। ठीक, यानी कि इनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो हमें मिल गया है
2 ओम। अब इसकी बात करेंगे, R4 और R5 भी क्या है, समांतर क्रम में है, चूंकि R4 व R5 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध इन दोनों का 1/R डबल डैश किसके बराबर हो जाएगा, 1/R4 प्लस 1/R5, क्योंकि समांतर के लिए यही सूत्र होता है। R4 का मान है 10, R5 का मान भी है 10। लॉसपा नीचे दोनों के समान है, वही आ जाएगा। जब नीचे समान होता है ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है। 2/10, 2 × 2 2 × 5 10, ये 1/R डबल डैश तिरछे गुणा करेंगे, R डबल डैश एकम R डबल डैश 5 एकम 5। ठीक है। सो आप देखेंगे इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध है वो हमें मिला था 2, और इनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो हमें मिला है 5, और ये भी क्या है 5। तो ये प्रतिरोध, ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध एक सिरे से सारे जुड़े पड़े हैं, यानी कि ये तीनों क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। अब R' R3 व R डबल डैश श्रेणी क्रम में है। ठीक है, इसलिए A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम है ना, R बराबर तीनों को जोड़ देना है। R' था 2, R3 था 5 और ये भी था 5, तो ये कितना हो जाएगा 12 ओम। जो तुल्य प्रतिरोध होगा पूरे परिपथ का वो 12 ओम होगा। वो कितना होगा, 12 ओम। अब इसमें क्या बोला है आपसे कि 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच, 5 ओम प्रतिरोध सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। ठीक है, क्या करना है हमें, विभवांतर की गणना करनी है। तो आप जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर क्या होता है, IR। तो हमारे पास I नहीं है और 5 ओम के लिए बोला है। ठीक है, 5 ओम के लिए बोला है, तो पहले I निकालेंगे। तो I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है V/R, परिपथ के लिए, पूरे परिपथ के लिए। पूरे परिपथ के लिए हमारे पास R कितना है, 12 ओम, और विभवांतर कितना है पूरे परिपथ के लिए, बैटरी 6 वोल्ट का लगा पड़ा है। इसलिए I बराबर क्या होता है, V/R। V है 12, सॉरी V हमारे पास है 6 और R हमारे पास है 12, तो I का मान क्या हो जाएगा, 1/2, 6 कम 6 7 12। ठीक है, I का मान क्या आ गया, 1/2 एम्पियर। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार 5 ओम के लिए, 5 ओम के लिए क्या निकालना है, विभवांतर। पूरे पूरे सर्किट में, पूरे परिपथ में जो धारा बह रही है वो कितना बह रही है, 1.2 एम्पियर बह रही है। ये भी तुमसे पूछ सकता था लेकिन नहीं पूछा, उसने ये पूछ दिया, तो उसके लिए भी इसकी जरूरत पड़ रही है, निकालना तो पड़ ही रहा है ना। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, V निकालना है। विभवांतर मतलब V बराबर क्या होता है, IR। I का मान है 1/2 और R प्रश्न में बोल रखा है 5, काटो 5 ढाई आ जाएगा, 2.5 कम 2.5, तो V का मान क्या हो जाएगा, 2.5 वोल्ट। आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है आपसे, वैद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व है। फ्यूज हम क्यों लगाते हैं, ताकि परिपथ में कभी अगर सडनली अचानक से करंट बढ़ जाता है तो अति भारण से हम उसको बचा सकते हैं। अगर एकदम से बढ़ जाएगा तो घर पे लगे जितने भी सामान है, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, पंखा, सब क्या हो जाएंगे, नष्ट हो सकते हैं। उस चीज़ को बचाने के लिए हम फ्यूज़ का प्रयोग करते हैं, ताकि जो भी ओवरलोड हो वो उस फ्यूज़ पे आए और फ्यूज़ से वो जो तार है वो कनेक्शन वहीं पे टूट जाए,
आगे ना आ पाए। ठीक है, फिर हमसे क्या बोल रहे हैं, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट घंटा, जिसे हम यूनिट कहते हैं आम भाषा में। ठीक है, ये बोल दोगे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है इसमें, किसी मकान में कुल अधिभार इतना है, विद्युत फ्यूज की आपूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है, मकान में प्रयुक्त फ्यूज का अनुक्रमांक क्या होना चाहिए, जो फ्यूज लगा रखा है ना उसका अनुक्रमांक कितना होना चाहिए बताना है। तो उस चीज के अनुक्रमांक निकालने के लिए अनुपातांक, ये अगर हमें निकालना है तो इसके लिए क्या होता है कि जो कुल शक्ति होती है, ठीक है, अधिभार को भाग देना होता है विद्युत आपूर्ति से, विद्युत आपूर्ति वोल्टेज से। यानी कि अगर मैं बताऊं तो W को भाग देना होता है V से, 220 सॉरी 2200, और यहाँ पर है ये चीज 1060 करना, 22 कम 22 10। ठीक है, तो ये होगा, तो उस जो लगा हो ना फ्यूज लगा होगा वो 10 एम्पियर का तो होना ही चाहिए, उसका जो अनुक्रमांक होगा वो कितना होगा 10 एम्पियर का होगा, ये लिखा होगा उस पर। तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से बन गया। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन इस बार पूछे गए ना जो आपके एनसीईआरटी में ही नहीं थे, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ना ही पिछले किसी भी साल ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये नया क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि आपको आईयूपीएससी नाम बताना है। आईयूपीएससी नाम 2 नंबर का हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, बार बार आता है। ठीक है, क्या है आपके पास, कार्बन कितने, 1 2 3, 3 कार्बन पे क्या होता है, प्रोप, प्रोप है। ठीक है, और सारे सिंगल बॉन्ड है। अगर आप नंबरिंग करोगे, यहाँ से करोगे ना नंबरिंग 1 2 3, ठीक है, तो 1 पे क्या लगाए, बी आर लगाए, ब्रोमीन क्या होता है, पूर्व लग्न होता है, तो यहाँ लिख सकते हो ऐसे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। ठीक है, कितने कार्बन है, 3 है, 1 ब्रोमो प्रोप। अब सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में नाम के बाद में क्या जुड़ जाता है, इन, तो यहाँ इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, या डायरेक्ट अगर सिंपल बोल दे तो ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, अब यहाँ देखो, जब सी डबल बॉन्ड ओ एच है तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कितने, नंबरिंग यहाँ से क्रियात्मक समूह पहले है तो यहाँ नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3। ठीक है, ओइक अम्ल अनुलग्न है, नाम के बाद में जुड़ता है ना, तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप, प्रोप, और क्या हो जाएगा 1 ओइक अम्ल, 1 पे है ना, ये चिन्ह ओइक अम्ल का होता है COH, ये इसका हो जाएगा। या फिर आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हो प्रोपोनोइक अम्ल। ठीक है, प्रोपोनोइक अम्ल बोल सकते हो। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण देखिए, उदाहरण देना है, केवल समीकरण लिखना है। ठीक है, केवल क्या लिखना है, समीकरण लिखना है, तो मैंने यहां लिख दिया Mg प्लस O2, तीर का निशान 2MgO, तो इधर O2 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम 2 है, इधर मैग्नीशियम 1 है, इसको 2 बना दिया, तो ये इसका क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण का एक सिंपल सा उदाहरण हो गया 1 नंबर में। फिर आपसे क्या बोला है, बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका हमें क्या देना है, संतुलित रासायनिक समीकरण देना है। और ये बहुत फेमस रिएक्शन है। ठीक है, ये फेमस रिएक्शन है, ये किसका रिएक्शन है वो भी मैं बताऊंगा, और ये रिएक्शन ना कई सारे एग्जाम्पल में काम लग जाता है। इसका जो होता है ना संतुलित, वो होता है BA, बेरियम क्लोराइड, यानी कि BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट AlSO4, Al2SO4 सल्फेट है। ठीक है, फिर तीर का निशान, फिर यहाँ क्या, बेरियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम सल्फेट,
बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, फिर यहाँ पर क्या है, बेरियम सल्फेट, यानी कि ये हो जाएगा BaSO4, और यहाँ पर क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, Al क्लोराइड है ना, Cl3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका संतुलित बोला है ना, तो इसमें 3 लग जाता है, इसमें यहाँ पे 3 लग जाएगा, Ba इधर 3 लग जाएगा, और इधर 2 लग जाएगा। ये इसका संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये NCERT का प्रश्न है, चैप्टर नंबर 1 का, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, सिखा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11। ठीक है, पहले कक्ष में 2 होता है, दूसरे में 8, तीसरे में 1। ठीक है, एक ज़्यादा है, कक्ष पूर्ण होने के बाद एक ज़्यादा है, तो इसे लिखा जाता है Na पॉजिटिव। ठीक है, प्लस चार्ज होता है। क्लोरीन का क्या होता है, 17, 2, 8, 7। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका, और इसके अष्टक पूरे में होने में 1 की कमी है, 8 पूरे होने में 1 की कमी है, तो इसे लिखा जाता है Cl1 नेगेटिव, 1 की जरूरत है इसको। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। संतुलित करने के लिए आता ही आता है, देखिए 4 क्वेश्चन आपको मिल गए 4 नंबर में। यहाँ Fe 1 बार है, इधर Fe 3 बार है, तो Fe को तो इधर 3 बनाना होगा, तो 3 से इधर गुणा कर देंगे। ओके, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, इसको ऑक्सीजन को 4 करने के लिए मैंने 4 से इधर गुणा करना पड़ेगा। ऑक्सीजन तो 4 हो गया, साथ ही साथ हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया, 8, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2। 2 को 4 बनाने के लिए 4 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8। ठीक है, अब दोनों तरफ हर एक चीज़ बराबर हो गई, संतुलित हो गया। उसके बाद आ जाओ, इधर C6H12O6 है, प्लस O2 है, इधर 6CO2 है, H2O है। तो कार्बन यहाँ पर कितना है, देखो भाई 6 है, यहाँ कार्बन 1 है, तो एक कार्बन को 6 बनाने के लिए 6 से गुणा कर देंगे, कार्बन 6 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 दूनी 12। इधर हाइड्रोजन कितना है, 12 है। हाइड्रोजन को 12 बनाने के लिए क्या करना होगा, 6 से गुणा करना होगा, 6 से गुणा कर दिया, 6 दूनी 12 हो गया। अब देखो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ पर है 6 और 2 8, यहाँ कितना ऑक्सीजन, 6 और ये 6 दूनी 12, 12 और 6 कितना हो गया, 18 है इस तरफ टोटल, इस तरफ, और यहाँ कितना है, 6 है, और इधर कितना है, 2 है। तो 6 में 2 में मैं अगर 6 से गुणा कर दूं, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 और 6 18 हो गया, सब तरफ क्या हो गए, बराबर हो गए, तो ये संतुलित हो गया। ट्राई एंड एरर मेथड कहते हैं इसको। ठीक है, अब टिप्पणी लिखने के लिए आया है एग्जाम में, प्रश्नों में कह रहे हैं अम्लीय वर्षा क्या होता है, उस पर टिप्पणी लिखना है। देखो, जब वर्षा जल का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, उस वर्षा जल को हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं, जो कि फसलों के लिए, हर एक जीव जंतु के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे रसायन होते हैं। तन्यता क्या होता है, तन्यता क्या होता है, जो लोहे की या कोई भी जो वस्तुएं होती हैं, उसको हम गर्म करके पतली तार के रूप में, कोई भी धातु है उसको गर्म करके जब हम उसकी पतली तार बना सकते हैं, तो उस गुण को हम तन्यता कहते हैं। आघातवर्ध क्या होता है, आघातवर्ध में क्या होता है, अगर हम किसी वस्तु को पीट रहे हैं तो चपटी चादर के रूप में बन जाती है, लेकिन वो टूटती नहीं है, भंगुर नहीं होती है। मिशेल क्या होता है, जब हम कपड़ा धोते हैं तो मिशेल बनते हैं, मिशेल का निर्माण होता है, अगर मिशेल नहीं बनेगा तो कपड़ा साफ नहीं होता है। तो ये चैप्टर नंबर 4 का प्रश्न है, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। या फिर ये करना है, संचारण से आप क्या समझते हो। देखो, जो वस्तु, धातु की वस्तुओं को जब हम कई दिनों तक आर्द्रता में, नमी में, खुली जगह पर, है ना, रख देते, तो उस पर एक, उसकी जो है ना, डे बाय डे, कुछ दिनों बाद उसकी जो स्ट्रॉन्गपन होता है, जो क्षमता होती है, वो खत्म होने लगती है, उस पर एक परत जमने लगती है, जिसको हम संचारण कहते हैं। ठीक है ना, बुरी बुरी परत जम जाती है, जैसे लोहे पर जंग लगना, तांबे का काला हो जाना, ठीक है, सोने का कलर काला पड़ जाना, तो ये सब संचारण होता है। इससे सुरक्षा के 2 उपयोग लिखिए। तो संचारण, एक तो हम पेंट कर सकते हैं, पेंट कर दें, या फिर हम दूसरा क्या कर सकते हैं, नमी वाले स्थान से उसको बचा कर रखें, या फिर यशदे लेपन कर दें। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है,
उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया श्वसन हो गया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में आप एग्जाम्पल दे सकते हो, एक एक एग्जाम्पल देना है ना। तो ये चैप्टर नंबर 1 का प्रश्न है जो कि मैंने आराम से पढ़ा रखा है एनिमेशन की मदद से, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें आ जाएगा जीव विज्ञान के प्रश्न है। एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। न्यूरॉन जो होता है ना, ऐसे स्टार बना होता है, ठीक है, वो चित्र बनाना है और उसके कार्यों का वर्णन करना है। 4 नंबर में है। या फिर अगला जो प्रश्न है, थायरोक्सिन हार्मोन के क्या कार्य होते हैं, ये आपको बताना है 2 नंबर में। मुकुलन क्या होता है, ये आपको बताना, चित्र जरूर बनाना ताकि प्रेजेंटेशन और अच्छे निखर के आए। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का वर्णन करना है। ठीक है, लैंगिक जनन कैसे होता है, पुष्प कैसे बनते हैं, स्वपरागण पर परागण के बारे में थोड़ा बता दोगे, चित्र बना दोगे, तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। ठीक है, हृदय में फेफड़ों की मदद से होता है ना। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद का जो परिवहन होता है पूरे बॉडी में कैसे होता है, ये आपको बताना है। 6 नंबर का प्रश्न है, बड़े में करके लिखना है। या फिर मनुष्य के हृदय की संरचना का उपयुक्त चित्र बनाना है, हार्ट का चित्र बनाना है, ठीक है, और उसका कार्यविधि का वर्णन करना है। ये सब मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, और इस तरीके से ये पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है। मैंने सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और किसी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में।